अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज की मेरी वीडियो में मैं आपको अपनी यूनिवर्सिटी का विज़िट करवाऊँगी जो कि ओडीसी यूनिवर्सिटी ब्रसेल्स है, और इसके अलावा मैं आपको इसकी रिक्वायरमेंट्स बताऊँगी, एडमिशन्स कैसे लेते हैं, इसका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, एडमिशन्स कब ओपन होंगे। तो ये सब डिटेल्स आपको आज की मेरी वीडियो में मिल जाएंगी। तो शुरू करते हैं। इस यूनिवर्सिटी की सबसे अच्छी बात यह है कि ये यूरोप के कैपिटल ब्रसेल्स के अंदर है और ये ब्रसेल्स के मेन सेंट्रल में पाई जाती है। यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग बहुत ही प्यारी है। इसके 3 कैंपसेस हैं और इस यूनिवर्सिटी के पास ही एक ब्रसेल्स का बहुत ही प्यारा चर्च है जिसको देखने के लिए बहुत से फॉरेनर्स वगैरह आते हैं। रोड के दोनों साइड्स पे यूनिवर्सिटी की ही बिल्डिंग्स हैं और इस बिल्डिंग के साथ ही केयू ल्यूवन यूनिवर्सिटी की भी बिल्डिंग है। सबसे पहले रोड क्रॉस करते ही एक मेन बिल्डिंग आती है। इस बिल्डिंग के अंदर कंसल्टेंसी डिपार्टमेंट, आईसीटी डिपार्टमेंट, स्टूवो और बहुत से इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो कि आपको इस यूनिवर्सिटी में मिल जाएंगे। सबसे पहले यहाँ ये रिसेप्शन है जिससे आप अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। वो आपको रेफ़र कर देंगे कि हाँ आपको इस डिपार्टमेंट में जाना चाहिए। और इससे ऊपर ही आपके पास आईसीटी डिपार्टमेंट है और स्टूवो है जिनसे आप हर तरह की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। राइट साइड पे आईसीटी डिपार्टमेंट है। और इसके अलावा अगर इसके एडमिशन्स की बात की जाए, यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स कब ओपन होंगे, तो इसके एडमिशन्स जो हैं वो 1 फरवरी से लेके 1 मई तक एडमिशन्स ओपन है। ये एडमिशन टाइम पीरियड सिर्फ नॉन ईई नेशनल्स के लिए है, वो लोग जो कि पाकिस्तान में हैं, बांग्लादेश में हैं, इंडिया में हैं और किसी भी यूरोप से बाहर की कंट्रीज़ के लिए, और वो इस टाइम पीरियड के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। और लेफ़्ट साइड पे स्टूवो है जो कि स्टूडेंट्स की हेल्प करता है, और साथ में आपको केयू ल्यूवन के डिपार्टमेंट भी नज़र आएंगे क्योंकि हमारी बिल्डिंग जो है वो केयू ल्यूवन के स्टूडेंट्स भी शेयर करते हैं और ओडीसी वाले भी। एक ही बिल्डिंग है जो कि दोनों यूनिवर्सिटीज़ शेयर करती हैं। यूनिवर्सिटी की सारी बिल्डिंग्स के अंदर लिफ्ट लगी हुई है और इस तरह की और भी बहुत सी फैसिलिटीज़ हैं, और इस लिहाज से यूनिवर्सिटी का स्टाफ बहुत ही हेल्पफुल और कोऑपरेटिव है और बिल्डिंग भी बहुत ही फैंसी है। तो मुझे तो ये बिल्डिंग और यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छी लगती है। अगर इसके अलावा बात की जाए उन स्टूडेंट्स की जो कि बेल्जियम में रहते हैं, बेल्जियम के रेजिडेंट हैं लेकिन वो अपनी यूनिवर्सिटी चेंज करना चाहते हैं, तो उनकी एडमिशन्स ओपन है फ्रॉम 1 फरवरी अंटिल 15 अगस्त, जो कि लाइक यूरोप के किसी भी कंट्री से हैं, यहाँ के जो बेल्जियम में रेजिडेंस परमिट रखते हैं, तो वो 15 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि उन्हें वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए उन्होंने सिर्फ यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेटर लेना है एंड देन वो अपने कार्ड रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये हमारी यूनिवर्सिटी की कैंटीन है जो कि हमारी यूनिवर्सिटी के 2nd कैंपस में है। ये हमारी यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी कैंटीन है, इसे कैफेटेरिया भी कहते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सी डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं जिसमें वेजीज़ है, सालमन है, टूना है और चिकन नहीं है यहाँ पे, लेकिन अगर है भी तो वो हलाल नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे कॉफ़ी है, ड्रिंक्स हैं जो कि आपको चीप प्राइजेस में मिल जाती हैं। बाय द वे मैं यहाँ से नहीं खाती क्योंकि मुझे पसंद नहीं है और मेरे लिए फिर भी ये स्टिल ये एक्सपेंसिव है, तो मैं खुद से ही खाती हूँ या मैं बाहर से खाती हूँ। लेकिन आप लोग इस ऑप्शन को अवेल कर सकते हैं। तो अगर बात की जाए कि ओडीसी के अंदर आपने कैसे रजिस्टर होना है, कैसे इसके लिए अप्लाई करना है और क्या क्या इसके स्टेप्स हैं, तो इसमें आपको टोटली 4 स्टेप्स फॉलो करने होंगे ओडीसी के अंदर एडमिशन लेने के लिए। और रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है वो मैं आपको अपनी इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बता दूंगी। तो स्टेप नंबर 1 है कि आपने ओडीसी की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे अपना क्रिएट अकाउंट करना है। अगर तो आप बेल्जियम की किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्रिएट अकाउंट करना होगा, लेकिन अगर आप ऑलरेडी थॉमस मोर में अप्लाई कर चुके हैं लेकिन अब आप ओडीसी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका केयू ल्यूवन के एसोसिएशन पे ऑलरेडी आपका एक अकाउंट होगा, तो अब आपको क्रिएट अकाउंट नहीं करना, सिर्फ अब आपको लॉगिन करना है। ठीक है, सारे लिंक्स मैं नीचे मेंशन कर दूँगी और अगर कहेंगे तो मैं आपको इसका एक पूरा प्रोसेस अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूँगी कि कैसे क्रिएट अकाउंट करते हैं। जब आप क्रिएट करेंगे अकाउंट तो उसके अंदर सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होगी जिसमें आपका एड्रेस होगा, अपनी स्टडीज़ के बारे में बताना है, अपनी लैंग्वेज स्किल्स के बारे में बताना है, और जो सी फील्ड्स के ऊपर स्टार बना होगा वो फील्ड्स आपकी मैंडेटरी हैं। वो सब कुछ आपको ऐड करने के बाद उसको सेव करना है। देन आपने दोबारा मेन पेज पे जाकर
चेक करना है कि आपने सारे सेक्शंस कंप्लीट कर लिए हैं। लेकिन अगर आपका ऑलरेडी के U11 पे अकाउंट अगर आप ऑलरेडी थॉमस मोर में अप्लाई कर चुके हैं तो आपकी ये पर्सनल डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल होंगी जब आप लॉगिन करेंगे। देन उसके बाद सेकंड स्टेप है स्टार्ट एन एप्लीकेशन। इस स्टेप के बारे में आपको बताने से पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि यूनिवर्सिटी की ये क्लासेस हैं, कुछ बहुत बड़ी क्लासेस हैं, कुछ क्लासेस छोटी हैं। आपकी क्लास कौन सी जगह पर हो रही है, कौन सी क्लास में, कौन से कैंपस में, कौन से रूम में हो रही है, ये सब कुछ आपको आपके स्केड्यूल में बता दिया जाता है। और इसकी पूरी डिटेल्स मैं आपको दिखा दूँगी कि क्लासेस के बाहर नंबर लिखे होते हैं, जैसे कि लाइक अगर आपका हर्मस 1 है, 2 है, तो वो 2, 1, 3 लिखा होता है उनके पहले, क्लास के नंबर से पहले। जैसे कि मैं अभी हर्मस 2 में हूँ तो इसलिए इस एरिया में जितनी भी क्लासेस होंगी उनसे पहले 2 लिखा होगा, हर 2, ठीक है। और ये हर्मस 1, 2 और 3 ये सारी बिल्डिंग्स आपस में लिंक करती हैं, तो इसलिए आप अगर हर्मस 2 में आ गए हैं तो उससे आप हर्मस 3 में जा सकते हैं, 1 में जा सकते हैं, इट्स ईजी। यूनिवर्सिटी में 2 तरह की बड़ी क्लासेस है, जैसे कहते हैं ग्रोट ओला और क्लाइन ओला। ओला कहते हैं बड़ी क्लास को, तो जो ग्रोट ओला है वो है हर्मस 3 के अंदर और जो क्लाइन ओला है वो हर्मस 1 के अंदर है। और मोस्टली इन क्लासेस में आपके एग्ज़ाम्स होते हैं और बहुत सी वो क्लासेस होते हैं जो जिनमें डिफरेंट ग्रुप्स को मर्ज करके वो क्लास देते हैं, तो इसमें डिफरेंट ग्रुप्स की क्लासेस होती हैं। और अगर मैं अब आपको बताऊं कि हाउ टू स्टार्ट एन एप्लीकेशन लाइक द स्टेप 2, सो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने होम पेज पे जाके प्लस के बटन को क्लिक करना है। वहाँ पे आपने अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है। वहाँ से आप सबसे पहले चूज़ टाइप ऑफ प्रोग्राम करेंगे, फिर उसके बाद एकेडमिक ईयर सेलेक्ट करेंगे। एकेडमिक ईयर सेलेक्ट करने के लिए आप इस तरह से सिलेक्ट करेंगे जैसे कि आप 2025 के सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई करेंगे तो आप 2025 टिल 2026 वाला एकेडमिक ईयर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप अपना स्पेसिफिक प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे कि आपने किस प्रोग्राम में जाना है, कम्युनिकेशन के प्रोग्राम में, बिज़नेस में या आईटी में जाना है, तो आप ऊपर सर्च करके तो अपना प्रोग्राम फाइंड कर लेंगे। उसके बाद अपनी जो भी उसके अंदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको वो रिक्वायर्ड करेंगे वो आप फिल करेंगे। उसके बाद सेव कर देंगे डाटा एंड ऑटोमेटिकली आप जब आपका डाटा सेव हो जाएगा तो आप मेन पेज पे चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ अभी आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हुई है, आपका स्टेप 2 कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट आपको प्रोसीड करने के लिए आपको जो एडिट का बटन क्लिक करना होगा, जो कि एक छोटी सी पेंसिल बनी होगी ऑन द राइट साइड ऑफ योर एप्लीकेशन। इसके बाद आ जाता है स्टेप नंबर 3, जिसमें आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। इसके लिए आपके सारे डॉक्यूमेंट्स या तो PDF में होने चाहिए या फिर पिक्चर फॉर्मेट में होने चाहिए। और ये आप अपलोड करने के बाद अपना जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फ़ाइल को सबमिट करेंगे। और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपका पासपोर्ट होगा, अगर तो आप बेल्जियम में नहीं रहते। लेकिन अगर आप बेल्जियम में रहते हैं तो आपको ID कार्ड फ्रंट और बैक आपने स्कैन करके अपलोड करना है। देन सेकंड डॉक्यूमेंट होगा आपका ओरिजिनल सेकेंडरी स्कूल डिप्लोमा, जैसे कि मैट्रिक कह लें आप। एंड और यहाँ पे सवाल आता है कि सेकेंडरी स्कूल डिप्लोमा लाइक अगर आपका मैट्रिक का जो रिज़ल्ट कार्ड है वो चलेगा या आपकी ओरिजिनल सनद चलेगी। सनद क्योंकि मुझे पता है कि वो आपकी आती है ऑलमोस्ट 2 साल के बाद, तो आपको अगर आपने अप्लाई करना है, आपने सोच लिया, तो आपको अपनी जो है ओरिजिनल अर्जेंट आपको अपनी सनद निकलवानी पड़ेगी और वो आपको अपलोड करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपके ये जो रिज़ल्ट कार्ड है इस पर आपका वीज़ा अप्लाई नहीं होगा। आपका मे बी एडमिशन अगर हो भी जाता है, लेकिन आपको वीज़े के लिए आपको अपनी अर्जेंट ओरिजिनल ही चाहिए होगी। तो इसके लिए आपको पहले से ही अपना सेकेंडरी स्कूल डिप्लोमा जो है वो ओरिजिनल रखना होगा, जिसे हम लोग सनद कहते हैं। और आगे आपका अगर आपने इंटर किया हुआ है तो इंटर का भी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। तो आपका सेकेंड डॉक्यूमेंट सेकेंडरी स्कूल डिप्लोमा और थर्ड डॉक्यूमेंट आपका हायर एजुकेशन डिप्लोमा, जैसे कि इंटर का डिप्लोमा सनद जिसे कहते हैं। एंड देन फोर्थ में आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जैसे कि कुछ लोग आर्ट्स करेंगे तो ओडीसी यूनिवर्सिटी जो है वो आर्ट्स पे ही एडमिशन देती है और आर्ट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो 6.5 है। ये मैं आपको बताऊंगी कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। एंड देन एक मोटिवेशन लेटर चाहिए होगा। मोटिवेशन लेटर के अंदर आपने जो आपको
मोटिवेशन आपने बतानी है कि मैं इस यूनिवर्सिटी में क्यों एडमिशन लेना चाहता हूँ और ये कोर्स क्यों चूज़ करना है। देन इसके अलावा एक एडिशनल डॉक्यूमेंट है जो कि है अ लेटर ऑफ रेफरेंस। अ लेटर ऑफ रेफरेंस का मतलब ये होता है कि आप जिस भी इंस्टीट्यूट से पहले पढ़े हुए हैं उसमें आपका प्रोफेसर, हाई स्कूल, कॉलेज या कोई भी, अगर आप लेट्स सपोज अगर आपने इंटर किया, आप अपने कॉलेज में जाके वहाँ से एक लेटर निकलवाएंगे जिसे कहते हैं लेटर ऑफ रेफरेंस। तो उस लेटर ऑफ रेफरेंस के ऊपर आपका नाम लिखा होगा, साइन होंगे, स्टैम्प होंगे, स्कूल के हेडमास्टर, कॉलेज के हेडमास्टर, किसी के भी साइन और सिग्नेचर होंगे। इससे वो ये इंडिकेट करता है कि हाँ जी ये बच्चा बहुत अच्छा है और ये आगे भी बहुत अच्छा पढ़ेगा और हम लोग इसको रेफ़र करते हैं कि ये आगे आपकी मतलब किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन ले सकता है। इसके बाद आता है प्रूफ ऑफ पेमेंट। और क्योंकि जो ओडीसी यूनिवर्सिटी है वो उसकी एक एप्लीकेशन फ़ी है जैसे कि 755 यूरोज़ है। जैसे कि पाकिस्तान में हर यूनिवर्सिटी की फ़ी होती है अप्लाई करने की, जैसे कि 500 होती है या 1000 होती है। इसी तरह ओडीसी में भी आपको अप्लाई करने के लिए 75 यूरोज़ पे करने पड़ते हैं। आपका एडमिशन उसमें हो या ना हो, ये फ़ी आपकी नॉन रिफंडेबल होती है। तो ये फ़ी हर किसी को पे करनी होती है। अगर कोई बेल्जियम से अप्लाई कर रहा है वो भी पे करेगा, जो अगर कोई पाकिस्तान से अप्लाई कर रहा है वो भी पे करेगा। और इसका लिए आपको एक स्पेसिफिक रेफरेंस करना होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि कौन से बैंक से या कैसे आप ये फ़ीस ट्रांसफ़र कर रहे हो, बस आपको अपना रेफरेंस नंबर जो रेफरेंस है वो सही डालना है। जैसे कि आपको सबसे पहले 2425 अपना एकेडमिक ईयर लिखना है, उसके बाद अपना लास्ट नेम और उसके बाद अपना फर्स्ट नेम लिखना है। और बैंक की डिटेल्स जो हैं वो भी मैं नीचे मेंशन कर दूंगी कि आपको किस बैंक में अपनी ये फ़ीस ट्रांसफ़र करनी है। उसके बाद ये सब कुछ आपको अपलोड करने के बाद आपको अपना 4th स्टेप कंप्लीट करना है जो कि है सबमिट योर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन सबमिट का बटन आपको तभी एक्टिवेट नज़र आएगा जब आप उसका डिस्क्लेमर एक्सेप्ट करोगे। और अगर आपको सबमिट का बटन एक्टिवेट नहीं नज़र आ रहा और आपको एरर शो हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो है वो कम्प्लीटली फिल नहीं किए, सब अपलोड नहीं किए। तो इसके लिए आपको उनको अपलोड करके देन आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद कुछ लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बाय पोस्ट यूनिवर्सिटी को सेंड करने पड़ते हैं ताकि वो वेरीफाई कर सकें कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल हैं या नहीं। लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स जो कि ऑनलाइन चेक हो सकते हैं उनके लिए आपको बाय पोस्ट अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने की ज़रूरत नहीं होती। लेट्स सपोज अगर किसी ने अपने कुछ कोर्सेज़ एग्जाम्प्ट करवाने होते हैं, जैसे कि मैंने अपने कोर्सेज़ एग्जाम्प्ट करवाए थे क्योंकि मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी में 1 ईयर पढ़ा हुआ था। तो वो जो ट्रांसक्रिप्ट थी वो जब मैंने उन्हें दिखाई तो वो कह रहे थे कि ये आप इसकी ओरिजिनल कॉपी लेके आएँ। लेकिन क्योंकि मैं बेल्जियम में थी फिर मुझे पाकिस्तान से वो डॉक्यूमेंट मंगवाना पड़ा ताकि मैं उन्हें दिखा सकती, क्योंकि वो आई डोंट नो कि वो क्यों वो ऑनलाइन जो है उसको वेरीफाई नहीं कर पा रहे थे। दैन जब उन्होंने ओरिजिनल देखा फिर उसके बाद उन्होंने मेरे वो कोर्सेज़ एग्जाम्प्ट किए। तो कभी ऐसा सिनेरियो भी होता है। तो अगर आप जब भी बेल्जियम भी आएँ तो आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को साथ लेके आएँ। इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स सेंड करने हैं उन्हें या नहीं करने, ये सोचने के लिए। उनको अगर आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी तो वो आपको खुद से ही ईमेल कर देंगे कि हमें आपके ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, आप हमें ये प्रोवाइड करें बाय पोस्ट। तो आप उनको फिर सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दें, सब कुछ आपका डन हो जाए, उसके बाद आप उसको चेक करते रहा करें, क्योंकि उस पर सबमिट के बाद इनकम्प्लीट आता है, फिर रीसबमिट का ऑप्शन आता है अगर आपकी कोई चीज़ें मिसिंग हो, और फिर अगर आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाती है तो उस पर कंप्लीट का ऑप्शन आ जाता है। फिर उस पर लिखा होता है एक्सेप्टेंस है या रिजेक्शन है। अगर आपकी एक्सेप्टेंस है तो उसी पोर्टल के ऊपर आपका एडमिशन लेटर अपलोड हो जाएगा, और अगर आपकी रिजेक्शन है तो वो आपको रिजेक्टेड लिखा हुआ नज़र आ जाएगा वहाँ पे। आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्टेंस की आपको ईमेल भी आती है। इसके अलावा अगर आप पोर्टल पे भी जाके चेक कर सकते हो, और उसी ईमेल के ऊपर लिखा होता है कि अब आप अपनी रजिस्ट्रेशन कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इस पूरे प्रोसेस के अंदर कोई भी इशू आता है, आप यूनिवर्सिटी को ईमेल कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर उनकी ईमेल भी लिखी हुई है और मैं भी आपको मेंशन कर देती हूँ। तो यूनिवर्सिटी की ईमेल है bbm@odc.be। अगर यूनिवर्सिटी की एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स की बात की जाए तो आपका जो भी FSC है वो एक्सेप्टेड होती है, वो मेडिकल हो, प्री इंजीनियरिंग हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपकी 12 इयर्स डिग्री होनी चाहिए, और 12 इयर्स डिग्री के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिसे सनद कहते हैं, और उसमें आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा उसमें देखा जाता है कि आपके इंग्लिश के कितने मार्क्स हैं। अगर आपके इंग्लिश में उसमें कम मार्क्स हैं तो आपको यहाँ पे आकर
अगर आपका आइट्स पास भी है, उसके अलावा भी आपको यहाँ पे आके एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा जो कि एक एडिशनल होता है, ऑर्गेनाइज होता है ओडीसी की तरफ से। वो आपको टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आपके उसमें 70% स्कोर होते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आपके बिलो 70% स्कोर होंगे तो आपको एक वो रिकमेंड करेंगे कि आप इंग्लिश कम्युनिकेशन मॉड्यूल में हिस्सा लेंगे और आपको वो मॉड्यूल भी पढ़ना पड़ेगा जिसमें आपको वो इंग्लिश पढ़ाएंगे और आपकी जितनी भी डेफिशिएंसीज हैं रिटन और ओरल कम्युनिकेशन में वो आपकी वहाँ पे वो ठीक करवा देंगे। तो ये सब तो आपकी रिक्वायरमेंट्स थी कि आपने क्या क्या आपको रिक्वायर्ड है यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। इसके बाद जब आप सब कुछ पूरा करके अपना फॉर्म फिल कर देंगे, यूनिवर्सिटी आपको लेटर दे देगी। देन लेटर रिसीव कर लेंगे, उसके बाद आपको फ़ी पे करनी होगी जो कि आपका सेकंड स्टेप है वीज़ा के लिए। तो जब आप अपनी फ़ी पे करेंगे तो वो आपको एक सोल्वेंसी लेटर देंगे। आप फ़ी पे करने के साथ आपको उनको ईमेल करनी होगी कि आपको ब्लॉक अमाउंट भी जमा करवाना है, तो आपको वो ब्लॉक अमाउंट की इनवॉइस सेंड कर देंगे। नहीं तो जब आप उनको ईमेल करेंगे वो आपको एक लिंक सेंड करेंगे, लिंक पे आपको फॉर्म फिल करना होगा और उसी लिंक के ऊपर आपको बैंक की डिटेल्स बता देंगे कि आपने किस बैंक में कितने पैसे सेंड करने हैं। क्योंकि ब्लॉक अमाउंट का जो ताल्लुक़ है वो यूनिवर्सिटी से नहीं होता, वो आपका वीज़ा से रिलेटेड होता है। तो जो ब्लॉक अमाउंट है, जब आप यहाँ पे भी आ जाते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि आप अपना ब्लॉक अमाउंट सबमिट करवाना चाहते हैं तो वो आपको फॉर्म दें। तो उसके लिए वो आपको लिंक प्रोवाइड करते हैं, उस पर आप अपना फॉर्म फिल करते हैं। क्योंकि यूनिवर्सिटी आपसे डिमांड नहीं करती ब्लॉक अमाउंट की। अगर आप ब्लॉक अमाउंट सबमिट ना भी करवाएं तो यूनिवर्सिटी को कोई कंसर्न नहीं, सिर्फ उससे फ़ीस चाहिए होती है। पहले ओडीसी की फ़ी कम थी, लाइक जब मैंने अप्लाई किया था 2023 में आई थिंक सो, तब इसकी जो फ़िक्स पार्ट था वो 288 यूरो था एंड वेरिएबल जो था वो 13 यूरो 80 सेंट था पर क्रेडिट। और इसकी जो टोटल अमाउंट 60 क्रेडिट्स की बनती थी वो बनती थी 1116 यूरोस फॉर द होल ईयर। लाइक इन प्लस करें फ़िक्स अमाउंट को और वेरिएबल अमाउंट को, तो ये बनती थी 1116। फ़िक्स अमाउंट आपने पहले देना होता है जब आप अपना रजिस्टर करते हैं एंड देन जो आपकी फ़ी होती है उसकी आप इंस्टॉलमेंट भी करवा लेते हो, वो पर मंथ फिर आपको 100 समथिंग पड़ जाती है। 6 मंथ्स की इंस्टॉलमेंट्स होती हैं। एंड देन अब जो है क्योंकि उन्होंने फ़ीस इंक्रीज़ कर दिया तो अब जो है वो फ़िक्स पार्ट जो है वो 987.50 हो गया है। जो वेरिएबल पार्ट है वो हो गया है 49 यूरो 40 सेंट पर सेमेस्टर। तो टोटल ये फ़िक्स पार्ट और वेरिएबल पार्ट को मिला के 60 क्रेडिट्स के जो वेरिएबल पार्ट है उसको मिला के 3950 यूरोज़ आपका टोटल अब आपकी फ़ी है। और जो ब्लॉक अमाउंट है वो सेपरेट है। तो ब्लॉक अमाउंट के लिए आपको यूनिवर्सिटी एक लिंक देगी जो कि आपको एक ऑनलाइन एग्रीमेंट फॉर्म होगा, वो आपको फिल करना होगा और उसके बाद आपको 10,000 यूरोज़ जो है वो यूनिवर्सिटी के अकाउंट में ट्रांसफ़र करने होंगे। इसमें आपने किसी को ट्रांसफ़र नहीं करने, इसमें आपने सिर्फ डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को ट्रांसफ़र करने हैं। और उसके बाद जब आप ट्रांसफ़र कर दोगे उसका एक PDF होगा जो आप उनको ईमेल करोगे, उसकी ईमेल अलग से है, वो भी मैं आपको मेंशन कर देती हूँ, जो कि है admission@odc.be। ये यूनिवर्सिटी की ईमेल है जिसमें आपने अपना वो प्रूफ जो है वो सेंड करना है। देन जब आप यहाँ आओगे तो यूनिवर्सिटी आपको हर मंथ 825 यूरोज़ वापस कर देगी और 825 यूरोज़ मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल्स टू 9,000 एंड 100 जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है। तो ये आपका बन जाएगा 9,900 और इसमें जो है 100 यूरोज़ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है। और फिर वो आपको एक सोल्वेंसी लेटर देगी जो कि आप अपने एडमिशन की फ़ाइल के साथ लगा के, अपने वीज़े के डॉक्यूमेंट्स के साथ लगा के तो वीज़ा फ़ाइल करते हैं। और ये एंड पे हमारी यूनिवर्सिटी के बाहर बहुत ही प्यारी गैलरी है जो कि फॉरेनर्स का बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन का पार्ट है। यहाँ पे बहुत प्यारी चॉकलेट्स मिलती हैं क्योंकि बेल्जियम के वॉफल्स और चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी की जो लोकेशन है वो बहुत ही अच्छी जगह पे है, तो उसकी वजह से उसके इर्द गिर्द में बहुत ही अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये सारी इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट्स ही, डेडलाइंस भी आपको मैंने बता दिए हैं, आपको सारी ईमेल्स भी बता दिए हैं, टोटल आपकी कॉस्ट भी बता दी है कि आपकी ओडीसी में एडमिशन लेने के लिए कितनी कॉस्ट आएगी। आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मज़ीद आपको अगर किसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, दैन मैं आपके लिए कोई एक और मज़ीद वीडियो बनाऊँगी। सब लोग मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह हाफ़िज़।